हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है अबाउट टू रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है। उसके बाद में हमने समझा रेस्पिरेशन और जो दहन होता है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन को फिर हमने दो भागों में डिफरेंशिएट किया, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। अब हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यानी कि कौन सा सब्सटेंस श्वसन में किस तरीके से एनर्जी जनरेट करने में यूज होता है, ये चीज़ हम समझना चाहेंगे। यहाँ श्वसन पदार्थ, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, हर जो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का वो अलग अलग अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बात समझनी है, तो इसे हम स्टार्टिंग में ही लिखना चाहेंगे। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये खास तौर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में उपयोग होते हैं। फैट को एनर्जी स्टोरिंग माना जाता है। वसा कहीं ना कहीं भोजन संग्राहक होता है। तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फैट के फॉर्म में बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है। इमरजेंसी में जैसे बीमार हो गए या कोई क्रिटिकल कंडीशन में फंस गए, स्टार्विंग कंडीशन में फंस गए या भूख हड़ताल पर बैठ गए, ऐसी परिस्थितियों में जो बॉडी में फैट है वो कायदे से हमारी शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर 30 दिन बिना खाए रह सकता है, बिना भोजन किए बड़े आराम से रह सकता है, उसके शरीर में इतनी एनर्जी रहती है। तो सबसे पहला जो रेस्पिरेशन होता है वो ग्लूकोज का होता है। उसके बाद जो दूसरा रेस्पिरेशन होता है वो फैट का होता है, और फिर तीसरा जो रेस्पिरेशन होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन का होता है। इसमें ऑर्गेनिक एसिड भी कंसीडर आगे किए जाते हैं। तो ऐसे अब इन तीनों रेस्पिरेटरी सब्सटेंस को हम दो समूह में बांटते हैं। और जैसे फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, प्लबी श्वसन पदार्थ, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को रखा जाता है। और जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का मतलब होता है कि जब शरीर में मेन एनर्जी के सोर्स के रूप में कोई भी सब्सटेंस नहीं बचा है, ना तो कार्बोहाइड्रेट बचा है ना ही फैट बचा है, ऐसी परिस्थितियों में सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करती है और उससे जो प्रोटीन एक सेल के फॉर्म में है, बॉडी बिल्डर के फॉर्म में है, वो प्रोटीन इजेक्ट होती है, निकलती है और फिर श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग होती है। यहाँ पर एक बात समझने लायक है, याद करो, आप चाहें तो दोबारा से एक बार रीड कर लेना। लाइसोसोम, लाइसोसोम में अपन ने 4 फॉर्म बताए थे, प्राइमरी लाइसोम, सेकेंडरी लाइसोम, टर्सरी एंड क्वार्टनरी, जिसमें अपन ने एक ऑटोलाइसोम का जिक्र किया था। ऑटोलाइसोम का मतलब होता है ऑटोफेगोसोम, वो लाइसोसोम जो अपने ही सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करता है या आवश्यकता पड़ने पर अपनी पूरी सेल के प्रोटोप्लाज्म को ही नष्ट कर देता है ना। वो कौन सी कंडीशन बताई थी? या तो स्टार्विंग कंडीशन, जब शरीर में आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, ठीक है, तो फैट भी खत्म हो चुका है, उसके बाद में अगर शरीर की बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलानी है तो शरीर के कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका एक्टिव रहना ज़रूरी होता है। तो फिर जैसे उपांग की सेल हैं, जैसे हाथ पैर की सेल्स हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। उनके प्रोटोप्लाज्म से जो प्रोटीन निकलती है वो कहीं ना कहीं ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को फंक्शनिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन तो आप देखिए एनर्जी कौन कितना प्रोवाइड करता है। एक तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो कैलोरी, तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है, और फिजियोलॉजिकली वैल्यू कैलोरी में कितनी आएगी? ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम।
ये नियम है कि एनर्जी का 100% कन्वर्जन नहीं होता, मतलब बनती कितनी भी है मिलती कितनी है, तो वो वाली बात है। फिजियोलॉजी के लिए जो अवेलेबल है वो 4 किलो कैलोरी है, जो बनती है ग्लूकोज के या एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, वो है 4.1। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फिजियोलॉजी में मिलती है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, एक ग्राम फैट से हमें मिलती है 9.45 किलो कैलोरी, और फिजियोलॉजिकली वो हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी। यानी कि फैट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन होती है। क्लियर? तो ये बात आपकी यहाँ पर समझ लेना। तो अब हम समझें, वह रासायनिक या कार्बनिक पदार्थ जो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, श्वसन पदार्थ कहलाते हैं। श्वसन पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड के रूप में हो सकते हैं, के रूप में हो सकते हैं। इन्हें प्रमुख 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। क्लियर? इन्हें हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक कौन है? एक है फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंस, इसे हम कहते हैं प्लबी श्वसन पदार्थ। ठीक है, ऐसे फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, प्लबी श्वसन पदार्थ। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास पैसा होता है, जैसे एक ऐसा पैसा का अमाउंट होता है जिसे हम अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे एटीएम में कुछ अमाउंट रख दिया जाता है, या एक महीने का खर्च या एक सप्ताह का खर्च जो एटीएम के फॉर्म में है, ज़रूरत के हिसाब से हम उसे निकालते रहते हैं, यूज करते हैं। उससे जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसे हम
एफडी फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या किसी को दे देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसे उपयोग करते हैं। नॉर्मली उससे उपयोग नहीं करते। जब क्रिटिकल कंडीशन या कोई विपरीत कंडीशन या कोई विशेष कार्य होता है तब हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये दो तरीके के पैसे हो गए, एक संग्रहित और एक फ्लोटिंग। अब एक पैसा होता है जब आपके पास एफडी भी खत्म हो गई, आपका जो एटीएम में पैसा है वो भी खत्म हो गया, ऐसी परिस्थितियों में फिर जो पैतृक संपत्ति होती है, जैसे घर है, जमीन है या गहने हैं, ये बेचने की नौबत आ जाती है। तो घर, जमीन और जो अचल संपत्ति है उसका बेचने का मतलब है कि वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, एफडी का खर्च होना या एटीएम का खर्च होना, ये प्लवी श्वसन पदार्थ है। तो ये नॉर्मली यूज कर सकते हैं, लेकिन घर बेचना ये एकदम टिपिकल कंडीशन में ही काम होता है। तो पहला श्वसन पदार्थ होता है ग्लूकोज, दूसरा श्वसन पदार्थ होता है वसा, और फिर तीसरी श्रेणी में आता है प्रोटीन। तो लिख सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सम्मिलित किया जाता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को प्रथम श्वसन पदार्थ माना जाता है। ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को प्रथम श्वसन पदार्थ मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ग्लूकोज आपकी बॉडी में होगा, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का ही उपयोग होगा। आप देख लो कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है, वसा नहीं चढ़ाया जाता, घी नहीं चढ़ाया जाता बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्रथम श्वसन पदार्थ है। सबसे पहले ग्लूकोज का ही यूज़ एज ए फूड होता है। जब हमारी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, चक्कर आते हैं, गर्मी हो जाती है, तो ग्लूकोन डी पिया जाता है। यानी कि ग्लूकोज को सबसे पहले हमारी कोशिका श्वसन में यूज करती हैं और उससे एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 1 ग्राम 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करता है, और फिजियोलॉजी में वो 4.1 उसे मिल जाती है। अच्छा जी, श्वसन पदार्थ माना जाता है। अब वसा के लिए क्या है, इसी में समझें। वसा को संग्रहित ऊर्जा स्रोत माना जाता है, मतलब फैट के फॉर्म में हमारे शरीर में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, सेम अमाउंट है लेकिन फैट से एनर्जी हमें ज़्यादा मिलती है, स्रोत माना जाता है। यह आवश्यकता अनुसार ही उपयोग होता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ही यूज होगा।
कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा का ही श्वसन में उपयोग होता है, क्लियर। तो उसके बाद ये, और ये हमने आपको लिखी दिया फैट में 9.45, ये ग्रॉस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और जो फिजियोलॉजिकली वैल्यू है वो 9। इसीलिए इस टेबल को याद रखना, एनसीईआरटी में भी लिखा है, याद रखना। ये डाइजेशन वाले सिस्टम में जाके आप देख सकते हो, एनिमल जूलॉजी वाले पार्ट में डाइजेस्ट सिस्टम में ये एक ब्लॉक बना हुआ है, उसके अंदर ये अमाउंट दिया गया है। अब हम दूसरी बात करते हैं, वो है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, अच्छा जी। दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, जीव द्रव्य श्वसन पदार्थ, ये तो जीव द्रव्य श्वसन पदार्थ, ये इसमें प्रोटीन को सम्मिलित किया जाता है, यह क्रांतिक प्रतिकूल परिस्थितियों में ही श्वसन के लिए उपयोग किया जाता है, क्रांतिक क्रिटिकल परिस्थितियाँ तभी से यूज करोगे, नॉर्मली इसका यूज नहीं करते, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शनिंग रोल प्ले करती है। बॉडी बिल्डर है, एंजाइम की तरह काम करती है, हार्मोन की तरह काम करती है, विटामिन्स में हेल्प करती है ना, हीमोग्लोबिन के रूप में परिसंचरण में मदद करती है। तो कह सकते हैं क्योंकि प्रोटीन संरचनात्मक घटक के साथ साथ अन्य कार्यों में भी उपयोग होती है, जैसे एंजाइम, हार्मोन आदि। बहुत सारे फंक्शन एंजाइम के रूप में उपयोग हो सकती है, हार्मोन के रूप में उपयोग हो सकती है, हैं
जैसे हमारे बाल हैं प्रोटीन से बने हैं, नाखून प्रोटीन से बने हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे बॉडी के फंक्शनिंग में प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर भी कहते हैं, इसलिए सुना होगा कि बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करना चाहिए, तो इसी वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ में ऑर्गेनिक एसिड को भी एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज किया जाता है। कहा जाता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है, पत्तियां गिरने वाली होती हैं, तब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कह सकते हैं क्या कि पतझड़ के मौसम में पत्तियां प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन को दर्शाती है। कैसे कह सकते हैं? जीर्णता, जीर्णता, पतझड़ या सेनिसेंस, के समय पौधों से अलग होने वाली पत्तियां, होने वाली पत्तियां जीव द्रव्य श्वसन प्रदर्शित करती हैं। जीव द्रव्य श्वसन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ये बात हो गई। तो ऐसे ये अब डिफरेंट जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होते हैं, वो श्वसन के जो तीनों स्टेप थे उसमें किस जगह पर एंटर होते हैं, है ना? ख़ास तौर से क्रैब साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस में ये एंट्री होती है, तो वो एंट्री हमें समझनी है। और एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन के लास्ट पेज पर एक डायग्राम बना हुआ है पूरे पेज पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर? कौन कौन सा सब्सटेंस श्वसन में किस पॉइंट पर या किस जगह पर एंटर होगा, ये हमें समझना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। रेस्पिरेशन में तो ये समझ लो कि हर एक स्टेप पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना? क्योंकि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट माने गए हैं फिजियोलॉजी के अंदर। ऐसे अब हम कुछ एक स्टेप बनाएंगे, सारे नहीं, है ना? तो समझें कैसे। जैसे ग्लूकोज है, क्या है? ये है, चलो ये हटा देते हैं। एक ग्लूकोज, क्लियर? ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इसमें फ्रक्टोज, ठीक है? अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ऐसे। अब
अब देखें तो रेस्पिरेशन वाले हिस्से में लास्ट पेज पर देखो, आपको ये टेबल नज़र आएगी। क्लियर? अब ये कन्वर्ट होता है इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और ये एक इंटर कन्वर्जेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अभी आपको ये सब याद रखना है, हम आगे ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। हम अभी ये बताने की कोशिश करेंगे कौन सा रेस्पिरेशन पदार्थ किस जगह पर एंटर होता है। ये रिवर्सिबल स्टेप है, ये कन्वर्जन आपस में हो सकता है ना। 3 कार्बन कंपाउंड ये भी है, 3 कार्बन कंपाउंड ये भी है। अच्छा जी, अब यहाँ से स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम सीधे आपको बताते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड। हालांकि इसमें बहुत बीच में और भी स्टेप आता है। ये कन्वर्ट बाद में होगा किसमें? ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से चलेगी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ये इससे रिएक्शन करेगा और बनाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मैं आपको कुछ स्टेप समझा रहा हूँ यहाँ पर। इसमें एक बनेगा सक्सिनिक एसिड, ठीक है, ये, और ये फिर ये है क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल? ये है यहाँ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल है ना। ये लिंक रिएक्शन, क्या है? लिंक रिएक्शन ये, और ये जो टोटली है ये ऊपर ग्लाइकोलाइसिस है ना, ऐसे। अब हम देखेंगे कौन सा श्वसन पदार्थ किस पॉइंट पर एंटर होगा। जैसे मान के चलो प्लांट में बात की जाए, अपनी बॉडी में ही ले लो भाई। सबसे पहले जो भोजन श्वसन पदार्थ के रूप में है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज अगर श्वसन में उपयोग होता है तो ये सारे स्टेप को दर्शाएगा। मतलब वो लिंक रिएक्शन भी करेगा, वो क्रेब्स साइकिल को भी संपन्न करेगा, वो ग्लाइकोलाइसिस को भी संपन्न करेगा। क्लियर? अब जैसे बॉडी में अपनी मसल्स में ग्लाइकोजन होता है, क्या होता है? ग्लाइकोजन। हम फंगस में और एनिमल में एक समानता देखते हैं कि दोनों का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो सोचो कि शरीर में ग्लूकोज खत्म हो रहा है तो हमारी मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन ये यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ग्लाइकोजन श्वसन में अगर आना है तो यहीं से एंटर होके आएगा, ठीक है। अब कहा जाता है कि प्लांट के केस में देखें सुक्रोज, क्या? सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड। ये कन्वर्ट किस में होगा? ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ये तो कहा जाता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही इस ग्लूकोज फॉर्म में यूज होते हैं। ये प्लांट के केस में हो रहा है। कहाँ? प्लांट में, रेस्पिरेशन के दौरान। तो श्वसन पदार्थ सुक्रोज हो सकता है, श्वसन पदार्थ ग्लूकोज हो सकता है।
अब अगर फैट है, क्या है, फैट एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो चुका है, फैट्स, ये फैट सब्सटेंस है, वसीय पदार्थ, वसीय पदार्थ, ये श्वसन में एंटर होने वाले, तो याद करो ये दो चीज़ों में बदलते हैं, किस किस में, एक है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, और दूसरा है फैटी एसिड्स, कौन, फैटी एसिड, ठीक है, ये 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, क्लियर। तो अगर फैट को एंटर होना तो ग्लूकोज से एंटर होके नहीं आएगा, वो रेस्पिरेशन के इस स्टेप पर एंटर होगा, यहाँ रिवर्सिबल फॉर्म में इस जगह एंट्री मारेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के फॉर्म में एंटर होगा। और फैटी एसिड अगर एंटर हो रहे हैं श्वसन के अंतर्गत तो इसकी एंट्री एसिटाइल कोएंजाइम पर होगी, यहाँ ये भी रिवर्सिबल फॉर्म में एंटर हो सकता है, ऐसे रिवर्सिबल शो करेगा अपने आप को, क्लियर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को ये दर्शाएंगे ऐसे, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और इसी के बेसिस पर श्वसन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहा गया। याद रखना ये खास पॉइंट है जिसके बेसिस पर एम्फीबॉलिक पाथवे एनसीईआरटी ने कहा है, ठीक है। मतलब रेस्पायरेशन इज ए एम्फीबॉलिक पाथवे, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना, इसी पॉइंट के बेसिस पर एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जा रहा है। यानी कि आपके बॉडी का ग्लूकोज फिनिश हो चुका है तो रेस्पिरेशन में इस तरीके से एंटर होगा, फैट एंटर होंगे तो वो पूरी प्रोसेस से नहीं, इस पॉइंट पर एंटर होंगे और इस पॉइंट पर फैटी एसिड से एंटर होंगे। अगर हम बात करें प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या करेगा, ये डीएमिनेशन करेगा, डीएमिनेशन, ये डीएमिनेशन प्रोसेस से क्या करेगा, ये अमीनो एसिड में बदल जाएंगे, इसमें अमीनो एसिड्स, और डिफरेंट अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पीएमटी में बन चुका है क्वेश्चन, है ना, अमीनो एसिड अगर एनसीईआरटी के डायग्राम देखोगे, डायग्राम के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि प्रोटीन अगर एंटर हो रहा है रेस्पिरेशन में तो 3 पॉइंट पर एंटर होगा। कैसे, अमीनो एसिड प्रोटीन में डिफरेंट टाइप के होते हैं, अब डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हमें यहाँ भी दिखाई देते हैं, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड है, तो एसिड के स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो डिफरेंट सेगमेंट पर एंटर हो सकते हैं। देखो ये है पायरुविक एसिड, यहाँ एंट्री हो सकती है, ये है एसिटाइल कोएंजाइम, एंट्री हो सकती है, ये यहाँ एंटर हो सकता है, ये इस जगह एंटर हो सकता है, मतलब ये क्रेब्स साइकिल में भी एंटर हो सकता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम पर भी एंटर हो सकता है, और ये पायरुविक एसिड पर भी एंटर हो सकता है। तो कहने का मतलब 3 स्टेप पर एंटर हो रहा है, ये क्रेब्स साइकिल के किसी एक स्टेप पर एंटर हो सकता है, ठीक है, ऐसे। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, ऐसे हम इसी को 2 भागों में बांट देते हैं जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये एंट्री क्रेब्स साइकिल की है, ये एसिटाइल कोएंजाइम की है, ये पायरुविक एसिड की, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है और पायरुविक एसिड में। तो इस तरीके से डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट पॉइंट पर एंटर होंगे, इसे आप ठीक से समझ लो,
क्लियर? ये बात एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन की है। उसने कुछ चीज़ों को छोड़ा है डायग्राम में, मैंने आपको ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो फिर से एक बार समझ लो, ये जो स्टेप आप देख रहे हो यहाँ तक, ये स्टेप हैं ग्लाइकोलाइसिस के। यहाँ से ये लिंक रिएक्शन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस चली जाएगी, क्रेब्स साइकिल है ना। ईटीएस में ये सीधे सब्सटेंस एंटर नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोसेस यहीं तक होती है, यहीं पर NADH2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ईटीएस में तो जाके NADH2 और FADH2 कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ठीक है, ऐसे ये चीज़ ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज अगर है तो इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करेगा, अगर आपका सुक्रोज है तो ग्लूकोज में आएगा, ग्लाइकोजन है तो ग्लूकोज में आएगा, फैट्स हैं तो ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट पे एंटर होगा, फैटी एसिड्स हैं तो वो एसिटाइल कोएंजाइम पर एंटर होंगे। अगर ये प्रोटीन सब्सटेंस है, रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये इन 3 स्टेप पर एंटर हो सकता है। क्लियर? ऐसे ये बात आप अच्छे से इसको बना लें, चीज़ों को समझ लें बहुत अच्छे से। ओके, गुड। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुका है वो मैं ज़रा यहाँ कराना चाहूँगा, है ना। ऐसे हम एक आध क्वेश्चन यहाँ करेंगे। क्वेश्चन क्या है? वह श्वसन पदार्थ जो सभी प्रकार के श्वसन, सभी प्रकार के पदार्थों की श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक रूप से सम्मिलित होता है ना, सभी के लिए। तो वो कौन होगा? जैसे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। दूसरा है आपके लिए ग्लूकोज। तीसरा है आपके लिए पायरुविक एसिड। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पायरुविक एसिड। चौथा है एसिटाइल कोएंजाइम। इसका आंसर क्या होगा? हाँ बोलो, इसका आंसर होगा एसिटाइल कोएंजाइम। कोई भी श्वसन पदार्थ है वो अगर रेस्पिरेशन में एंटर हो रहा है तो एसिटाइल कोएंजाइम जरूर बनेगा। अब आप देख लो, यहीं पर देख लो कि सपोज एक ग्लाइकोजन ही एंटर हो रहा है, ठीक है, तो अभी आपका एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। तो इस तरीके से देखा जाए
मान के चलो कि अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो फैट तो यहाँ से एंटर हो गया, तो फैट के रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ना। ऐसे पायरुविक एसिड की भी बात की जाए तो हो सकता है कुछ अमीनो एसिड हों वो सीधे आके इधर आके एंटर हो जाए, है ना। तो एसिटाइल कोएंजाइम अल्टीमेटली मोस्टली कंपोनेंट के फॉर्म में, ऐसी क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आंसर आपका एसिटाइल कोएंजाइम कंसिडर किया जाता है। क्लियर। इसके बाद में और क्वेश्चन देखें, जैसे ऑप्शन हम यही रखते हैं, क्वेश्चन एक और बनाते हैं। एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक को ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स साइकिल का संयोजी यौगिक है ना, लिंक कंपाउंड यौगिक माना जाता है। ऑप्शन लगभग सेम होते हैं, इसमें आंसर फिर यही होता है। एसिटाइल कोएंजाइम को क्रेब्स साइकिल यहाँ से शुरू हो रही है, पायरुविक एसिड यहाँ ख़त्म हो रही है, तो इसे हम लिंक केमिकल कंपाउंड, संयोजी कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। किसे? एसिटाइल कोएंजाइम को। क्लियर। ऐसे अब जैसे और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, श्वसन में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस सेगमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझ लेते हैं। ऐसे कि क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, अतः इनमें क्रेब्स चक्र तथा ETS संपन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो क्रेब्स साइकिल इनकी कहाँ चलेगी, तो कह सकते हैं, चलो ऑप्शन बनाते हैं, साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, ठीक है। दूसरा है मीजोसोम
रीजन, ठीक है, मेजर्स ऑफ रीजन। तीसरा है सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन का मध्य भाग, ठीक है। चौथा ऑप्शन है बोथ सेकंड तथा थर्ड दोनों। क्या लगाओगे आंसर, है ना। तो आपका ये मीजोसोम भाग हो जाएगा। मीजोसोम जो रीजन होता है वहीं पर इसमें क्रैब साइकिल होती है, उसी के मैट्रिक्स रीजन साइटोप्लाज्म में, और वहीं पर इसमें क्रैब साइकिल भी होती है। इसीलिए तो हम मीजोसोम को कॉन्ड्रियोइड के नाम से जानते हैं, है ना। कॉन्ड्रियोइड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के समान, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। ऐसे अब और चीज़ को देखें। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक बीज को जल में डाला जाता है तब उसमें निम्न प्रक्रिया संपन्न होगी। निम्न प्रक्रिया संपन्न होगी, बताइए कौन सी होगी। पहला, मैक्सिमम एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। दूसरा, फर्मेंटेशन, ठीक है। तीसरा, स्लो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चौथा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसी परिस्थिति में फर्मेंटेशन आंसर लगाना, क्योंकि देखो, अगर बीज को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जहां उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, तब तो श्वसन की प्रक्रिया उसमें बहुत तेज़ी से संपन्न होती है, लेकिन और वो भी वायु भी है। लेकिन अगर बीज को तुमने पानी में डुबो दिया तो पानी में फिर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे जौ से बियर बनाई जाती है, एल्कोहल बनाया जाता है बहुत सारे अनाजों से, तो ऐसी परिस्थितियों में इन्हें पानी में डुबो दिया जाता है, तब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर। ऐसे यहीं पर रखा समझा जाए एक और क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे।
निम्न में सर्वाधिक वायुवीय श्वसन प्रदर्शित होता है। अंकुरित बीज भंडारित बीज जल में डूबे हुए बीज ठीक है, पौधों की जड़ें ऐसे। तो निम्न में सर्वाधिक वायवीय श्वसन प्रदर्शित होता है कौन? तो ऐसी परिस्थिति में अंकुरित बीज जर्मिनेटेड सीड में एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर इनमें ही श्वसन की प्रक्रिया सर्वाधिक मात्रा में प्रदर्शित होती है ना। एक क्वेश्चन हमें इसी टाइम और करना चाहिए जो इसी स्टडी से कंसर्न करता है, रिलेट करता है ना। वो ये है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे क्या क्या? अधिकांश जीवाणु तथा कुछ कवक में यह होता है। यह से मतलब है अवायवीय श्वसन, ठीक है। दूसरा, अधिकांश प्रोकैरियोट तथा अधिकांश यूकेरियोट में यह होता है। बोलो। अब तीसरा, कुछ जीवाणु तथा कुछ कवक में यह होता है, ठीक है। चौथा, यह सभी जीवों में
संपन्न होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम आंसर ये बनाएंगे, कुछ जीवाणु कुछ कवक में आपको अवायवीय श्वसन मिलेगा, जबकि ज़्यादातर जो जीव होते हैं वो वायवीय श्वसन को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर ये बात? ठीक है, तो हमने अभी आपको कुछ जनरल रेस्पिरेशन रिलेटेड क्वेश्चन बताए। हम लोग हर स्टेप के बाद में क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? जिससे कि बातें समझ में आ जाए कि यहाँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ग्लाइकोलिसिस की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, फिर लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। क्लियर? इस तरीके से हम रेस्पिरेशन में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है।